गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की जनता से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके लिए भी हमने कड़ा प्रावधान, एक कॉपिंग के विरोध में यानी नकल विरोध में जो बिल बनाया गया है उसमें बहुत से प्रावधान दंड के किए गए हैं कि जो नकल करवाता हुआ पकड़ा जाएगा या करता हुआ पकड़ा जाएगा या जो उसको सहायता करेगा उन सबको उसकी सजा जो तय की है, ताकि नकल करने के ऊपर एक चेक लगे। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जैसे हमने बाकी बातें बताई, उसमें भूमि का रिकॉर्ड, इसकी डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हमारे जितने भी भूमि के रिकॉर्ड हैं उसमें बहुत ऐसे पुराने झगड़े पड़े हुए हैं जिसके अंदर ठीक से रिकॉर्ड न मिलने के कारण से, और फिर रिकॉर्ड लेना होता है तो महीनों महीने रिकॉर्ड लेने में लग जाते हैं। लेकिन उसको जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो जब भी किसी प्रकार का रिकॉर्ड व्यक्ति को चाहिए किसी भूमि का, उसको तुरंत ऑनलाइन मिलेगा। इससे बहुत सुविधाएं ये लोगों को होंगी। जहाँ तक सुरक्षा का विषय है, इस सुरक्षा में पुलिस बहुत ट्रेनिंग पा करके पुलिस हमारी अच्छी पुलिस के रूप में उभर रही है। हमने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आधार पर, टीआरपी के आधार पर पुलिस की जो कांस्टेबलरी है उसको भर्ती किया है, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे नौजवान वो भी आके और भर्ती हो रहे हैं। भले ही उनको भर्ती होने के बाद अगली नौकरी पाने के लिए दूसरे स्थान पर नौकरी मिलती है तो स्थान खाली हो जाते हैं, लेकिन हम उनको खुली छूट दी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वो छोटी नौकरी में है, आगे बढ़ करके नौकरी ले सकता है। पहले उसको एनओसी लेना पड़ता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी नौकरी करने वाला, छोटी नौकरी वाला बड़ी नौकरी में जाना चाहे तो जा करके परीक्षा दे करके और बिना एनओसी के वो परीक्षा दे सकता है। तो हमने पुलिस को एक 650 गाड़ियों का, व्हीकल्स का एक बेड़ा उपलब्ध कराया है, और डायल 112 के आधार पर ऐसी सब गाड़ियां हरियाणा के चप्पे चप्पे कोने कोने पर उपस्थित रहेंगी। हर थाना क्षेत्र के अंदर उनको लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 112 डायल करता है जब संकट में होता है तो निश्चित 15 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति के स्थान पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना है, उस व्यक्ति के स्थान के ऊपर और गाड़ी पहुंचती है। ये लगभग 2-2.5 महीने से ये सेवा चल रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ हरियाणा की जनता को हो रहा है और लोग संतुष्ट हैं इससे। हजारों की संख्या में लोग जो डायल करते हैं तो उनके स्थान पर लोग ये जो गाड़ी है अपनी वो पहुंचती है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, प्रदेश के उद्योग को बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके माध्यम से। और हरियाणा में अब इन्वेस्टर है वो दौड़ करके आता है, और बहुत बड़े उद्योगों में लगभग 60,000 के लगभग एमएसएमई छोटे उद्योग वो हरियाणा में लगे हैं। लाखों को अपना रोजगार करने का अवसर मिला है। बड़े उद्योग ये भी बहुत आ रहे हैं। विदेशी निवेश ये हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में आ रहा है, क्योंकि हरियाणा जो उनका एक डेस्टिनेशन, जिसको कहना चाहिए बेस्ट डेस्टिनेशन, एक बढ़िया उनके लिए पहुंच का स्थान बना है, क्योंकि दिल्ली के निकट होने के कारण से, और उनको बहुत सी सुविधाएं हैं। सब प्रकार के जो उनके क्लियरेंसेज हैं, लाइसेंसेज हैं, वो अंडर वन रूफ उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मिलता है। उनको बहुत सी सुविधाएं जो अपेक्षित हैं वो भी दी जाती हैं। हरियाणा के अंदर का नवयुवक, उसको यदि वो नौकरी देते हैं, वैसे तो हमने 75% का प्रावधान किया है कि जरूरी उनको 75% हरियाणा के लोग ही रखने पड़ेंगे, लेकिन सी और डी का जो एरिया है, थोड़ा दूर दराज का एरिया है, वहां पर अगर हरियाणा के लड़कों को नौकरी पर रखते हैं तो उनको 4,000 रुपया प्रति महीना, अर्थात साल का 48,000 रुपया 3 साल के लिए अलग से पैसा भी मिलता है, ताकि हरियाणा के लोगों को वो यानी अपने लाभ के लिए भी उनको रखें। हमारे यहाँ पर्यटन में और कैसे गति आए, सांस्कृतिक पर्यटन कैसे बढ़े और धार्मिक पर्यटन कैसे बढ़े, और जो हमारे इस प्रकार के स्थान हैं जहां लोग आकर के आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम हो, विदेशों से लोग बहुत वहां आते हैं, चाहे वो राखीगढ़ी का स्थान है, चाहे वो ढोसी का तीर्थ स्थान है, अथवा अभी हमने मोरनी में, पंचकुला जिले के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां भी जाकर के और पर्यटक जो आकर के अपना समय बिता सकते हैं, उनको समय बिताने के लिए, वहां पर रहने के लिए पंचकुला के, चंडीगढ़ के होटल तो हैं ही, लेकिन उसी क्षेत्र के अंदर हमने एक पॉलिसी बनाई है, होम स्टे पॉलिसी। होम स्टे पॉलिसी में कोई भी परिवार अपने 1 या 2 कमरे लोगों को आतिथ्य सत्कार के नाते से पर्यटक के रूप में उनको ठहरा सकता है, ताकि उनकी भी आमदन बढ़े और
जो पर्यटक है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शन भी कर सके। तो इस नाते से इस पॉलिसी को भी हमने लागू किया है। और वहाँ झील है, उस झील है पंचकुला मोरनी में, टिक्करताल झील। तो वहाँ पैराग्लाइडिंग, जेट स्कूटर, एरो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, इस प्रकार के कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र है, पानी भी है, ऐसे सारे कार्यक्रम वहाँ चलाए जा रहे हैं। और लोग वहाँ आकर के आनंद से अपने पर्यटन को, क्योंकि शिमला जाते समय, हिमाचल प्रदेश जाते समय एक बढ़िया डेस्टिनेशन लोगों को मिला है, इसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। पर्यावरण जहाँ तक विषय है, पर्यावरण भी, चूंकि कोविड के समय हमको ध्यान में आया कि पर्यावरण की कितनी बड़ी महती आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी के बाद कृत्रिम ऑक्सीजन से हमने लोगों को सप्लाई करके उनको बचाया। वायुमंडल में अधिक कैसे ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हमने ऑक्सीवन लगाए। 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक जो वन लगाए, जिसमें से ऑक्सीजन उनको मिलेगी। ऑक्सीजन की खेती अर्थात पेड़ लगाने की खेती वो करते हैं, उनको भी उसमें प्रोत्साहन दिया गया है। हमने एक नया प्रयोग, जो ऐसे पेड़ हैं ऑक्सीजन देने वाले जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, उनके लिए अलग से एक स्कीम बनाई है, प्राणवायु देवता पेंशन, क्योंकि वो हमारे प्राणवायु देवता हैं, बड़े पेड़ हैं। तो ऐसे पेड़ों की रक्षा सुरक्षा के लिए और 2500 रुपया साल का ये उनको पेंशन दी जाती है। इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। घर घर हरियाली और बच्चों के द्वारा पौधगिरी, ये हमने कार्यक्रम चलाए। करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा भी जो लगाने वाले वो करें, उसको 3 साल तक प्रोत्साहन राशि भी हम देते हैं, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा वनाच्छादित क्षेत्र वो बढ़े, पेड़ लगें, ऑक्सीजन की बहुलता हो। जहां तक कचरे का प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक समस्या है। कचरे का एक प्रकार से प्रबंधन करना यह आवश्यक है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो कचरे से कंचन, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं उनको बना रहे हैं, ताकि वहाँ खाद बन सके, वहाँ बिजली बन सके, वहाँ कोई ना कोई और पदार्थ ऐसा जो हमारे उपयोग के नाते आ सकता है। ऐसे बहुत से योजनाएं ये बनाई गई हैं। शहरों का कचरा, घर घर से कूड़ा उठाना, इसकी सब योजनाएं बनाई हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व का विषय है। बहुत बातें हमने की हैं, लेकिन चूंकि समय सीमित है, एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपके सामने मैं रखूंगा भविष्य के लिए। आखिर हमारे समाज में हर प्रकार के परिवार हैं, लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर गरीब और अमीर में है। अब गरीबों को किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए, अंत्योदय की योजना के अंतर्गत ऐसे हरियाणा के सभी परिवारों का हमने पंजीकरण किया है। उनकी डिटेल डाटा ये हमारे पास है। फैमिली आईडी के नाम से, परिवार पहचान पत्र के नाम से 65 लाख परिवारों का डाटा ये हमने एकत्र किया है। हर परिवार के हर व्यक्ति का ब्यौरा, चाहे वो विद्यार्थी है अथवा काम करने वाला व्यवसायी है, रोजगार करता है अथवा बेरोजगार है, बड़ी आयु है, कम आयु है, उनके परिवार में स्वास्थ्य की दृष्टि से किस व्यक्ति का क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, ऐसा एक डाटा रखने के बाद हमने पहला कार्यक्रम ये लिया है कि उन परिवारों में जो बेरोजगार है और खास करके जिनकी आय वर्ष की 1 लाख रुपया या इससे कम है, इनके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। आने वाले वर्ष में 31 मार्च से तक हम ऐसा योजना बना रहे हैं कि 1 लाख ऐसे बेरोजगार युवकों को, जो उन परिवारों के अंत्योदय परिवारों के हैं, इनका रोजगार का इनका सिस्टम कोई खड़ा हो, ताकि न्यूनतम 15,000 रुपया महीने की आमदन हर परिवार की हो जाए। इस कार्यक्रम को भी लॉन्च कर दिया है और बहुत गति से हमारे 6 डिपार्टमेंट 40 स्कीमों को लेकर के हर घर में ऐसे परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको काम उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने कौशल रोजगार निगम बनाया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी हम कुछ युवकों को, इन्हीं यानी परिवारों में से कुछ युवकों को ये अवसर जरूर दिलाएंगे, ताकि वो रोजगार के नाते से आगे बढ़ सकें। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि परिवार में यानी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, परिवार की कोई व्यक्ति की शिक्षा की आवश्यकता वो पूरी हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता वो पूरी हो, रहन सहन के लिए जो सुविधाएं चाहिए, न्यूनतम सुविधाएं उनको सबको ये मिलनी चाहिए। तो इस ऐसे सुशासन के समय में हम लोगों ने जो 2020 का साल था उसको हमने सुशासन संकल्प वर्ष कहा था। मित्रों, ये जो वर्ष है 2021 का,
जो 25 दिसंबर तक इस वर्ष का हम एक आकलन करेंगे, इसको हमने सुशासन परिणाम वर्ष कहा है। और सुशासन के परिणाम हमारे पर्याप्त संख्या में आए हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने विवृत निवेदन किया। लेकिन और भी कुछ चीजें करने की हैं, उन करने वाली चीजों का भी संकल्प हम लेंगे, ताकि आने वाले समय में जो अधूरी चीजें हैं उनको हम पूरा कर सकें। ये ठीक है कि इन 5-7 वर्षों में हमारे सामने कुछ कठिन दौर भी निकले हैं। उस कठिन दौर में जैसा हम देखते हैं कि सरकार बनते ही 2015 में ही यानी बाबा रामपाल प्रकरण हुआ। हमने बिना किसी यानी किसी भी ऐसी फोर्स को उपयोग किए हुए, और बाबा रामपाल को क्योंकि कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट के हवाले सरकार का ये काम होता है कि जो कोर्ट का निर्देश होता है उसकी पालना करनी होती है, वो हमने किया है। दूसरा एक बड़ा विषय हमारे लिए चैलेंज का आया था, वो जाट आंदोलन के समय आया था। तो उस जाट आरक्षण के समय में यानी बहुत स्थानों पर जान माल की बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ, और उसको भी हमने बिना किसी वर्ग के या किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिसके कारण से हमारे मन में किसी प्रकार का कोई दुर्भाव हो, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारी जो जिम्मेवारी थी सरकार के नाते से, हमने उसको एक संतुलित तरीके से और उस सारी व्यवस्था को हमने संभाला, ताकि कम से कम हानि हो और कम से कम हानि में समाज में जो शांति है वो बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने। तीसरा एक अवसर आया था जब बाबा राम रहीम केस ये हुआ, वो भी एक कोर्ट का ही केस था, जिसके कारण से जो कोर्ट का निर्णय था उसके अनुसार हमने किया, और उसमें भी कैसे कम से कम हानि से और ये सारी चीजें आगे की जा सकती हैं, वो एक हमारे लिए बड़ा कठिन का और दुविधा का समय था। इसी प्रकार अब इस वर्ष 2 सालों में एक विषय कोविड का। कोविड भी एक बहुत बड़ा संकट न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया का ये संकट था। मालूम नहीं था कि किस प्रकार से इसको किया जाए, कोई अनुभव नहीं थे, लेकिन सब लोगों ने मिल करके एक टीम के रूप में सब विभागों ने मिल करके इस 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत अनुभव भी आए, बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना अच्छा प्रबंधन हो सकता था वो हमने किया, और अब प्रभु कृपा से वो एक अंतिम चरण में ये सब आ गया है, और मुझे लगता है कोविड में से हम इस फेज में से बाहर निकलेंगे। इसी प्रकार से इस समय जो एक चल रहा है, बहुत संजीदगी से हम उसमें काम कर रहे हैं, और वह कुछ किसान नेताओं ने जो आंदोलन का आह्वान किया हुआ है। अब ये विषय हालांकि हरियाणा सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी चूंकि हरियाणा में ही इसका एक प्रभाव देखने को मिला है, तो हमने उन लोगों को समझाना भी शुरू किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बनाई रखी जाए इसकी व्यवस्थाएं भी हमने की हैं, और लोकतांत्रिक तरीके में बातचीत के माध्यम से समस्याओं के हल हों, हम बातचीत में भी लगे हैं। हालांकि सामने वाले पक्ष की ओर से विरोध का जो एक लगातार नगाड़ा बजाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये उसके अनुसार नहीं है। फिर भी आखिर तो अपना प्रदेश है, अपने प्रदेश में किसी का नुकसान ना हो, किसी की हानि न हो, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी प्रावधान जो आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। और 2 विषय मुझे जो करने हैं, एक तो इस सारे 7 साल में हमारे बहुत से चुनाव आए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं, और उन चुनाव में मुझे संतोष इस बात का है कि लगातार हम ज्यादातर चुनाव में हम जीते हैं। चाहे हमारे पहले कार्यकाल में कारपोरेशन के चुनाव हों, अर्बन लोकल बॉडीज के अन्य चुनाव हों, पंचायती राज के चुनाव हों, कारपोरेशन में लगातार 5 जो चुनाव हमारे सीधे जो डायरेक्ट मेयर के चुनाव के नाते से वो चुनाव आए हों, और इस बार अभी एक चुनाव चल रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि जो इलाहाबाद का चुनाव है ये हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, उसका प्रचार अभियान समाप्त हो गया है, परसों 30 तारीख को ही उसकी पोलिंग होनी है, और सभी कार्यकर्ता जो संबंध रखते हैं इलाहाबाद के, वो निश्चित रूप से इस जीत के लिए अभी भी 2 दिन में अपनी जानकारी जरूर करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये चुनाव हम जरूर जीतेंगे, ये विश्वास मेरा है। जहाँ तक हरियाणा की आर्थिक स्थिति का विषय है, आसपास के सब प्रांतों में हमारी हरियाणा की आर्थिक स्थिति ये बहुत अच्छी स्थिति है। देश के यानी केंद्र सरकार की ओर से भी हमें इन सारी व्यवस्थाओं के नाते से बहुत शाबाशी मिलती है, बहुत से हमको अवार्ड मिले हैं। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो एक पैमाना होता है नापने का, वो बड़े प्रांतों में सर्वाधिक है
2,39,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय ये दर्ज की गई है इस पिछले वर्ष में। तो ये और किसी प्रांत बड़े प्रांतों के हिसाब से सबसे ज्यादा ये आय है। जहां तक हमारे बजट का विषय है, 2014 में हमारा बजट मात्र 60,000 करोड़ रुपए का बजट था, और जो कि इस वर्ष का जो चल रहा है 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट ये हमने बनाया था। और हो सकता है ये बजट हमारा और भी बढ़े, क्योंकि अभी जो अगले 2 सत्र हैं उनके अंदर सप्लीमेंट्री बजट के नाते से आएगा, तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। तो बहुत अच्छे बजट के साथ समाज की बहुत अच्छी सेवा ये हम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार के जो योजनाएं हमारी चलेंगी उन योजनाओं में हम प्रथम रहेंगे। जहां तक सामाजिक सुरक्षा का विषय है, इसमें भी बहुत प्रांतों में हम सबसे आगे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो 2,500 रुपया मासिक, ये और किसी प्रांत में नहीं है। और हमने तो जो केंद्र की योजनाएं आती हैं उनके जो प्रीमियम है, क्योंकि सामान्य जनता प्रीमियम भरती नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, अथवा किसान की फसल बीमा योजना हो, तो इन सब योजनाओं का प्रीमियम भरने के लिए हमने एक नई योजना बनाई कि हर ऐसे परिवार को जिनको प्रीमियम देने हैं, ऐसे लोगों के लिए जो बीपीएल के अर्थात 1,80,000 रुपए से नीचे की आय के परिवार हैं, उनको 6,000 रुपए वार्षिक केवल इस काम के लिए देंगे, ताकि वो अपने भविष्य में अपनी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और उसका जो प्रीमियम है इस राशि में से भर सकें। मित्रों, बताने के लिए बहुत है। अपने पार्टी की ओर से एक विषय कहा गया कि 7 साल 7 कमाल। अब 7 कमाल एक मोटे ब्रॉडर सेंस में रखे गए हैं, लेकिन अगर योजनाएं कहेंगे तो ये 700 से भी ज्यादा योजनाएं इन 7 सालों की बनी है हमारी। उन सब योजनाओं का अगर आप अध्ययन करेंगे, बहुत सा साहित्य उपलब्ध होता है, तो निश्चित रूप से इसकी जो जानकारी है अपने अलावा और जो बाकी लोग हैं उनको भी सबको देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं या हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। इतनी बात कह करके आपसे मैं एक शेर बोल करके अटल जी का, और मैं आपसे विदाई चाहूँगा। मित्रों, काम करते हुए जैसा मैंने गिनाया है कि बाधाएं भी आती हैं, तो उस नाते से अटल जी ने एक पंक्तियां जो कही हैं, 4 पंक्तियां, कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आओ हम सब मिल करके कदम मिला करके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, जबकि गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, और अपने कामकाज का ब्यौरा हरियाणा की जनता के सामने रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की जो रूपरेखा है उसको पहले से तैयार किया गया था, उस पर काम आगे भी किया गया है और आगे भी करेंगे। ये कहा गया गांव में 24 घंटे बिजली हमने दी, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है।